व्यूवर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और किस तरह से इसे बैलेंस किया जाता है, और जो भी ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस की उनको किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू, ठीक है, और कौन कौन से हेड्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस लिख दिए हैं, ठीक है, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू उनको बैलेंस किया है, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू उनको हमने पुट किया अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, ठीक है, और देखा है कि हर स्टेप पर एक हेड का इम्पैक्ट दूसरे हेड पर किस तरह पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है ना, और अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बैलेंस होती है। तो ये ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, और इनको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है एक इक्वेशन की सूरत में, ठीक है ना, जो कि लिखी है हमने अकाउंटिंग इक्वेशन। अब फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है ना, बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट बेसिकली आप ये कह लें कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन ही है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि बैलेंस शीट एक अकाउंटिंग इक्वेशन ही गलत ना होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में भी हमारे पास दो साइड्स होती हैं, डेबिट क्रेडिट, और दोनों साइड्स पर हमारे पास वही कॉलम्स होते हैं जो कि हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में होते हैं। यानी कि एसेट होता है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, और राइट साइड पे हम लोग रखते हैं लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़ को। तो अगर आप बैलेंस शीट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ज़रा इसको हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी है यहाँ पर कि एसेट्स हमारे पास इक्वल होते हैं किसके भाई, लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़ के, ठीक है। एसेट्स हमारे पास बराबर हैं लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ के, यानी कि हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं यानी कि जो असासे हैं वो हमने किस तरह बनाए हैं, ठीक है ना, या उनको किस तरह फाइनेंस किया है, ठीक है ना, ये हमें बताती है अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट। यानी कि एक तरफ हमने रख दिया भाई तमाम एसेट्स, ठीक है। वैसे तो एसेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था लैंड, बिल्डिंग, फिर स्टेशनरी आप ले लें, और उसके अलावा कैश हमारा एसेट है, स्टॉक, फर्नीचर, वो तो मैंने यहाँ लिख दिए। इनके अलावा बता रहा हूँ और भी एसेट्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 ही एसेट्स लिखे, कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी जो आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, या कुछ एसेट्स परचेज करेंगे या सेल आउट करेंगे तो उनकी फिर रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको करनी होगी। तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर 3 एसेट्स लिए हैं, कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर, ठीक है ना। अब हमने इन तीनों एसेट्स को किस तरह से बनाया है या फाइनेंस किया है, ठीक है ना, वो हमें पता चलता है हमारी राइट साइड से, जहाँ पर होती है हमारे पास लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़। अब लायबिलिटीज़ फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था वो तमाम वाजिबात, ड्यूज़ जो आपने पे करने हैं आपके पर लायबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है ना, वाजिबुल अदा होते हैं, तमाम आपकी लायबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर मैंने एक ही लायबिलिटी, दो लायबिलिटीज़ का जिक्र किया, एक बैंक लोन एंड दूसरी अकाउंट्स पेबल, ठीक है ना। बैंक लोन का तो आपको पता ही, बैंक से जो भी आपने उधार लिया है, ठीक है, वो बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सेकंड वन इज हमारे पास करंट लायबिलिटी यानी अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल वो अमाउंट होता है कि जो कुछ अगर आपने मतलब ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट आपने कुछ परचेस किया हो, खरीदा हो, तो वो आपके पास लायबिलिटी हो जाती है, और अकाउंट्स पेबल के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको पेमेंट करते हैं। और इक्विटी में मैंने यहाँ पर लिखा है कैपिटल फ्रेंड्स, ठीक है ना। कैपिटल यहाँ पर मैंने लिखा है जो कि हमारे पास होता है हमारा सरमाया, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी होती है, ऑनर्स का सरमाया, ऑनर ने जो अपने पास से इन्वेस्टमेंट की हो बिजनेस में, ये हमारे पास कहलाती है ऑनर्स इक्विटी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वो यहाँ पर इक्विटी को कैपिटल कंसीडर करते हैं। देखिए, जिस तरह से कैश हमारे पास एसेट्स का हिस्सा है ना, इसी तरह हमारे पास कैपिटल जो है इक्विटी का हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास इक्विटी का हिस्सा है, इसी तरह हमारे पास प्रॉफिट इक्विटी का हिस्सा है, ठीक है ना। इसी तरह कैपिटल भी इक्विटी का हिस्सा है। कैपिटल इज नॉट इक्विटी, ओके। जैसे कि कैश इज नॉट, मतलब हम कहें कि हमारे पास अगर एसेट्स की बात करें तो हम कैश, सिर्फ कैश एसेट नहीं है, दूसरे भी एसेट्स हैं। इसी तरह इक्विटी भी कैपिटल के अलावा दूसरी हैं। कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं ट्रांजेक्शन्स को जो हमने रिकॉर्ड किए हैं और फिर किस तरह से हमने इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको बैलेंस किया है। सबसे पहले हम इन ट्रांजेक्शन को वन बाय वन इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहली जो ट्रांजेक्शन मैंने लिखी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, यानी कि भाई
बिजनेस स्टार्ट किया गया है, ठीक है, और इस बिजनेस में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई है वो ये 50,000 रुपये की, ठीक है, 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई है और बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने देखे यहाँ पर एसेट साइड पे लिख दिया, हमें पता चला है कि कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो कैश हमारा एसेट है, ठीक है, तो एसेट साइड पे हमने लिख दिया कैश के कॉलम में 50,000 रुपये, सिंपल, ओके। अब दूसरी साइड, ठीक है, हमारा जो इम्पैक्ट आएगा या इफेक्ट आएगा कौन से हेड पर आएगा, वो लोन अगर लाइबिलिटीज़ पे आएगा या इक्विटीज़ पे, देखें वो आएगा इक्विटी पे, क्योंकि ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट है अपने पास से, ठीक है, उसने कैश लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो इसका ये हमारे पास कंसीडर होगा एज अ कैपिटल, क्योंकि ना ये लोन है बैंक लोन, ना ये अकाउंट्स पेबल है, ठीक है ना, ये इक्विटी है और जो कि है हमारे पास कैपिटल। तो सिंपल हमने 50,000 कहाँ लिख दिए, कैपिटल में लिख दिए। तो वहाँ पर हमने कैश में लिखे थे 50,000 और यहाँ पर हमने इक्विटी में लिख दिए हैं 50,000। तो दोनों साइड्स हो गई बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्लस इक्विटीज हो गई बैलेंस 50,000 से। ये सिंपल सी एक पहली ट्रांजेक्शन थी। अब जरा दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ लिखी है परचेज्ड गुड्स इन कैश ₹10,000, यानी कि 10,000 रुपये की कुछ चीज़ें खरीदी कैश में, नॉट ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, कैश में खरीदी है 10,000 की चीज़ें। तो जब 10,000 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं कैश में, तो कैश हमारा कम हो जाएगा 10,000 से। तो हमने यहाँ यही किया, 50,000 रुपये में से कैश कितना कर दिया, 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये कैश कर दिया। और स्टॉक, ठीक है, स्टॉक हमने बढ़ा दिया 10,000 से, इसको आप स्टॉक कह लें, इसको आप गुड्स कह लें, इसको आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कह लें, ये तीनों सेम है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक लिखा है, ठीक है ना, कॉमनली यूज टर्म है स्टॉक। तो 10,000 रुपये हमारे पास गुड्स या स्टॉक आ गए, 10,000 रुपये से कैश कम हो गया, ठीक है। तो एसेट्स हमारे पास अब कितने हो गए, 40,000 प्लस 10,000 50,000, वो 50,000 के हमारे पास एसेट्स हो गए। अब हमें बैलेंस करना है इसको राइट साइड में, यानी कि इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ की साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास ना ही बैंक लोन में कुछ आएगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में ना हमने किसी से लोन लिया है, ना ही हमने जो परचेजिंग की है वो उधार पे की है, हमने कैश में की है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं नहीं आएगा। तो कैपिटल हमारा सेम रहेगा 50,000 से, ठीक है। तो 50,000 रुपये अगेन हमने यहाँ पे लिख दिए कैपिटल में। तो 50,000 यहाँ हो गए, ठीक है, हमारे पास लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी साइड पे, और हमारे पास 50,000 यहाँ पे हो गए, 40,000 प्लस 10,000 50,000। तो इस स्टेप पर भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000, यानी कि 5,000 रुपये की हमने क्या करी, सेल्स किए कैश में, ठीक है, हमने सेल्स किए कैश में 5,000 की। तो जब सेल्स जब की हमने कैश में, तो इसका मतलब हमारे पास कैश आ गया, कैश बढ़ गया कितना, 5,000 रुपये। तो हमने यहाँ पर सिंपल 5,000 रुपये कैश बढ़ा दिया, 40,000 रुपये हमारे पास पहले था, तो 5,000 की हमने सेल्स किए, तो हमारे पास हो गए 45,000। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब हमारे पास 45,000 रुपये हो गए कैश में। तो हमने जब सेल्स किए तो हमारी पहले गुड्स 10,000 की थी, 5,000 की हमने गुड्स सेल कर दी हैं। तो इसका मतलब है 5,000 रुपये की गुड्स या स्टॉक या इन्वेंट्री हमारे पास कम हो जाएगी, जो कि हमारे पास 10,000 थी, अब हो गई 5,000 की, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये साइड हमारी अगेन हो गई 45,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 50,000। अब ज़रा इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें कोई बैंक लोन की बात नहीं, कोई अकाउंट्स पेबल की बात नहीं, अगेन हमारा 50,000 हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल में आ गया, ठीक है ना। हमारा कैपिटल कितना हो गया, 50,000। तो ये इक्वेशन भी थर्ड स्टेप पर हमारी हो गई बैलेंस। अब बात करते हैं फोर्थ हमारे पास स्टेप की, या फोर्थ हमारे पास ट्रांजेक्शन की, जो कि हमारे पास टुक लोन फ्रॉम बैंक ₹50,000। अब इन साहब ने, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने 50,000 रुपये बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री किस तरह करेंगे फोर्थ में, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहले हमारे पास जब लोन लिया है बैंक से, तो इसका मतलब लोन बैंक ने जो दिया वो कैश की सूरत में ही दिया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सिंपली 50,000 रुपये कैश आ गया बिजनेस में, तो कैश इन्होंने बढ़ा दिया 50,000, जो कि 45,000 था पहले, अब इन्होंने कर दिया है 95,000, ठीक है। ओके, तो हमारे यहाँ पर स्टॉक वही रहा है हमारा सेम, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। जबकि इस दूसरी साइड पे हमारे पास बैंक लोन ऐड हो गया यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, 50,000 रुपये। अकाउंट्स पेबल हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है ना, और कैपिटल हमारे पास वही सेम है 50,000, ठीक है। तो ये साइड भी हमारे पास हो गई 95,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। और ये साइड भी हमारे पास हो गई बैलेंस 50,000, ठीक है, हमारे पास बैंक लोन में आ गया, और 50,000 रुपये हमारे पास कैपिटल में ऑलरेडी मौजूद थे, तो हमारे पास ये अमाउंट बन गया है 1 लाख। तो दोनों साइड्स हमारी यहाँ हो गई है बैलेंस। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5000। उधार पे कुछ इन्होंने चीज़ें खरीदी है, कितना उधार पे भाई 5000, ठीक है, क्रेडिट पे खरीदी है कुछ चीज़ें, ठीक है। अब होगा क्या भाई, इनकी एक तो गुड्स बढ़ जाएंगी 5000 से, ठीक है, तो यहाँ पर कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि जो गुड्स परचेज की गई हैं वो की गई हैं क्रेडिट यानी कि उधार पे। तो अब हमारे पास कैश वही रहा है 95,000, और यहाँ पे 5000 की गुड्स बढ़ गई हैं, ठीक है, क्योंकि वो खरीदी है हमने, 10,000 की हो गई है। बैंक लोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं, वो एज इट इज 50,000। 5000 रुपये अकाउंट्स पेबल में आ गए, क्योंकि हमने उधार पे खरीदी है गुड्स। तो कैपिटल हमारा सेम है 50,000, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इस स्टेज पे भी देख लेते हैं, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है 95,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,05,000, और यहाँ पर भी 50,000, 50,000, 5,000, 1,05,000। तो हमारी दोनों साइड्स यहाँ पर है बैलेंस। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि हमारे पास परचेज फर्नीचर ₹50,000। 50,000 रुपये का इन्होंने फर्नीचर खरीदा जनाब कैश में, तो 50,000 रुपये सिंपली कैश में हमारे पास कम हो जाएंगे। तो कैश हमारे पास 95,000 था, 50,000 का हमारे पास फर्नीचर आ गया, तो यहाँ पर कैश कितना बच गया 45,000। गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, तो सेम है 10,000 की। फर्नीचर हमारा ऐड हो गया यहाँ पर अब कितना 50,000 का, ठीक है। बैंक लोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, 50,000 का सेम एज इट इज़ मौजूद है, और हमारा अकाउंट्स पेबल भी अपनी जगह पे खड़ा है 5,000 का, और हमारा कैपिटल भी सेम है कितना 50,000। तो अब यहाँ पर भी हमारी दोनों ट्रांजेक्शन, दोनों साइड्स बैलेंस है एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ की जो साइड्स है वो बैलेंस है। किस तरह, यहाँ पर आप देख लें 50,000 और 10,000 60,000 एंड 4,500 मीन्स 1,05,000, एंड सेम हियर 50,000 इन बैंक लोन, 50,000 इन स्टॉक, सॉरी कैपिटल, एंड 5,000 अकाउंट्स पेबल इज इक्वल टू 1,05,000। तो इस तरह हमारी ये ट्रांजेक्शन और ये स्टेप भी हमारा हुआ बैलेंस। अब बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि हमारे पास कैश पेड टू क्लियर अकाउंट्स पेबल। जो चीज़ें अकाउंट्स ऑन अकाउंट खरीदी गई थी, ऑन क्रेडिट खरीदी गई थी, यानी कि 5,000 की, अब उसको क्लियर कर दिया अकाउंट्स पेबल को, ठीक है, पेमेंट कर दी कैश में, तो 5,000 रुपये सिंपली हमारा कैश कम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कैश था 45,000, अब हो गया हमारे स्टेप पे, सेकंड लास्ट स्टेप पे 40,000 रुपये कैश। अच्छा जी, स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, हमारा फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बैंक लोन हमारा एज इट इज़ आउटस्टैंडिंग है। हाँ, हमारा अकाउंट्स पेबल जो था वो नील हो गया है, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी कैश से यहाँ से, ठीक है। तो अब दोनों साइड्स हमारी अगेन बैलेंस है, 40,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1 लाख, 50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये स्टेप भी हमारा हुआ बैलेंस। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट स्टेप की, जो कि हमारे पास है ट्रांजेक्शन नंबर 8, परचेज गुड्स इन कैश ₹30,000, यानी कि 30,000 की कुछ चीज़ें खरीदी गई हैं कैश में। सिंपली अब होना ये है लास्ट स्टेप में कि कैश हमारे पास कम हो जाएगा 30,000 से, क्योंकि हमने परचेजिंग कर ली है 30,000 की कैश में। तो कैश हमारे पास पहले 40,000 था, अब हो गया 10,000, ठीक है। और जो हमारे पास स्टॉक या गुड्स या इन्वेंट्री थी वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गई है 30,000 से, अब हो गई हमारे पास 40,000 की। और हमारे पास फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, फर्नीचर का अमाउंट एज इट इज आ गया 50,000। तो हमारे पास इस साइड का टोटल आ गया है 10,000, 40,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी सेकंड साइड, जो कि हमारे पास लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़। यहाँ पर हमारे पास बैंक लोन हमारे पास सेम है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, अकाउंट्स पेबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, जबकि हमारे पास स्टॉक पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, स्टॉक भी हमारे पास है 50,000 का। तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ साइड बैलेंस है 50,000 प्लस 50,000, ठीक है। और हमारे पास जो एसेट साइड है वो भी हमारा बैलेंस है 10,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1 लाख। दोनों साइड 1-1 लाख से हमारे पास बराबर है, बैलेंस है। इट मीन्स हमारी ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड हुई है और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस है और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी सही बनी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स थी जो मैंने यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करके दिखाई है अकाउंटिंग इक्वेशन की सूरत में। बहुत ही सिंपल और आसान वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश की है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ गई होगी, और इसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप समझना चाहते हैं बैलेंस शीट को, क्योंकि बैलेंस शीट में भी यही दो साइड्स होती हैं हमारे पास, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़, जो कि बताती है हमारे को किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं और हमने उन्हें किस तरह फाइनेंस किया है, यानी कि कितना पैसा लोगों से उधार लिया है, कितने हमारे पास ड्यूज़ है या वाजिबुल अदा अमाउंट है, और कितना अमाउंट हमने अपने पास से लगाया है और कितनी हमारे पास हमारा प्रॉफिट हुआ है, वो तमाम चीज़ें शामिल होती है बैलेंस शीट में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ गई होगी। आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए अकाउंटिंग के टॉपिक के साथ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।